मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में हमने पिछले वीडियो में समझा था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अधिकांश हिस्से को अपने नियंत्रण में लेता है। देखिए, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति के बारे में समझा था। उन्होंने दो तरह की रणनीति को अपनाया। सबसे पहले उन्होंने जो उनका सैन्य कार्रवाई था, यानी कि भारतीय राज्यों पर सैनिक आक्रमण करता था और इस आक्रमण में अगर भारतीय राज्य हार जाते थे तो उसके साथ संधि करते थे और इस संधि के तहत भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। हमने अलग अलग भारतीय राज्यों को अलग अलग समय पर किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध में पराजित करके उनके साथ संधि करके उस पर नियंत्रण स्थापित किया, इन सब चीज़ों को समझ लिए हैं। हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रणनीति अपनाया था, यानी कि संधि करने को लेकर के, या फिर उनकी जो डिप्लोमेसी थी, कूटनीति थी, उनके विषय में भी हमने समझा। तो मुख्य रूप से तीन तरह के रणनीति ईस्ट इंडिया कंपनी अपनाए थे। एक तो रिंग फेंस की नीति, जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। उसके बाद जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ सहायक संधि करना शुरू किया, सब्सिडरी अलायंस शुरू किया और सब्सिडरी अलायंस के द्वारा कई भारतीय राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित किया। हम इस चीज को भी समझे थे कि सब्सिडरी अलायंस में किन चीजों को ध्यान में रखा जाता था, सब्सिडरी अलायंस की शर्तें क्या होती थी। उसके बाद जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने एक नया पॉलिसी लेकर के आया था, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापगत की सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रणनीति में जो डलहौजी थे वो क्या किया कि भारत के राज्यों पर सहायक संधि के द्वारा तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता था, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता था। राज्यों के पास आंतरिक स्वतंत्रता उनको दे दिया जाता था कि वो प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उनके लिए वो स्वतंत्र है। पर डलहौजी ने सोचा कि अगर ये राज्य को सीधा इस पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर दिया जाए तो ब्रिटिश का एक तो साम्राज्य भी विस्तार होगा और दूसरा कई तरह की चीजों में भी आसानी होगा। तो इसके लिए लेकर के आया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रणनीति, यानी कि उसको कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत। और इस व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर कई भारतीय राज्यों को डलहौजी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के अधीन किया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रणनीति था, इसमें कई ऐसे सिद्धांत को अपनाया गया, जैसे कुछ राज्यों पर इसलिए नियंत्रण स्थापित हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का क्योंकि उस राज्य के जो राजा थे उसके मृत्यु के बाद कोई उसका अपना संतान नहीं था, यानी कि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उस राज्य का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया गया। उसके बाद कुछ राज्य ऐसे थे जिस पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया या कई और आरोप लगा करके उनको अपने अधीन कर लिया गया। तो इस तरीके से भारत के अधिकांश क्षेत्र लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ चुका है। और ये जो नियंत्रण स्थापित हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय राज्यों पर, ये कोई एक दिन की घटना नहीं था, बल्कि बंगाल को 1757 ईस्वी में शुरू करता है और बंगाल के साथ साथ बाकी राज्यों को अधीन करते करते लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी के मध्य था। तो इतने समय लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय भूभाग को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा धैर्य का सहारा लिया और उन्होंने हमेशा समय का इंतजार किया। जब जो भारतीय राज्य कमजोर हुआ उस समय उस राज्य को अपने अधीन करने के लिए उस पर सैन्य कार्रवाई किया या फिर उसको संधि करने के लिए मजबूर किया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे उन गवर्नर जनरल के बारे में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इतने बड़े साम्राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सभी गवर्नर जनरल को नहीं देखेंगे, इनमें से मुख्य रूप से जो कॉर्नवालिस के विषय में तो हमने जब
प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध समझे थे तो वहां देख लिया था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, माफ कीजिएगा, क्लाइव का योगदान था 1757 के प्लासी की लड़ाई में और 1764 ईस्वी के बक्सर की लड़ाई में। कॉर्नवालिस के विषय में पढ़ेंगे, कॉर्नवालिस किस तरह से काम किया। फिर उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार में। फिर एक गवर्नर जनरल आए, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके कार्यकाल में किस तरह का परिवर्तन हुआ उसको भी समझेंगे। और फिर डलहौजी के विषय में भी हम समझेंगे सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, देखिए वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल होता है ये 1772 ईस्वी से लेकर के 1785 ईस्वी के बीच का होता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं और इस तरीके से ये गवर्नर के रूप में बनते हैं। पर क्या होता है ना कि इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सबसे मुख्य अधिकारी होता था उसको कहा जाता था बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। पर 1773 ईस्वी में एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में किस तरह का प्रावधान था इसको हम उस समय समझ लेंगे अच्छे से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ या फिर किस तरीके से कानून बनना शुरू हुआ। उस चीज को जब हम समझेंगे तो इस एक्ट में जो प्रावधान है उनको समझ लेंगे। अभी इतना चीज समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रावधान थे, उनमें से एक प्रावधान ये भी था कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाएगा। यानी कि पहले जो बंगाल में गवर्नर का पद होता था अब बंगाल में गवर्नर का पद नहीं होगा बल्कि गवर्नर जनरल का पद होगा। और पहला गवर्नर जनरल जो व्यक्ति बने थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी में। हेस्टिंग्स के समय में कई कार्य हुए, उसके विषय में अगर हम देखें तो हेस्टिंग्स ने सबसे पहले क्या किया कि बंगाल में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद उसको समाप्त कर दिया। हेस्टिंग्स के समय के अगर हम कार्य को समझे तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। बंगाल के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। हेस्टिंग्स ने क्या किया कि बंगाल में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया। ये द्वैध शासन क्या था? हमने समझा था कि द्वैध शासन के अंतर्गत क्या होता था कि बंगाल के जो दीवानी अधिकार है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जबकि बंगाल के प्रशासनिक अधिकार या प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब के पास था। और इस व्यवस्था के कारण कई तरह की दिक्कतें बंगाल में उठ करके सामने आने लगा, क्योंकि जो नवाब थे उनके पास आर्थिक वित्तीय रूप से वो बहुत कमजोर हो गए थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे निर्भर था, जबकि प्रशासन चलाने के लिए पैसा का होना जरूरी है और पैसा के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर हो गया। जबकि राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, पर इसके पास किसी तरह की दायित्व नहीं था, जिम्मेदारी नहीं था। इस वजह से बंगाल में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनते हैं तो वो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर देते हैं
और अब बंगाल पर सीधा किसका नियंत्रण हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया, यानी कि बंगाल पर अब प्रशासनिक एवं जो उसका दीवानी उत्तरदायित्व है, ये दोनों का निर्वहन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के प्रशासन किस तरीके से चलाना है ये भी अब देखने का काम हो जाएगा बंगाल के गवर्नर का। हालांकि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें बंगाल के गवर्नर के पद को बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी कि प्रशासनिक जो दायित्व है या प्रशासनिक रूप से किस तरीके से बंगाल प्रांत को चलाना है ये भी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के पास चला गया, और राजस्व का जो जिम्मेदारी है वो भी गवर्नर जनरल के पास चला गया। दूसरी तरफ बंगाल को एवं अन्य राज्यों को ये बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए इन्होंने रिंग फेंस की नीति दिया। हमने पिछले वीडियो में रिंग फेंस की नीति के बारे में पढ़े थे कि रिंग फेंस की नीति किस तरीके से काम करता था। नहीं तो रिंग फेंस की नीति भी देने वाले कौन गवर्नर जनरल थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। और इन्होंने क्या किया कि रिंग फेंस की नीति दे करके जो कंपनी के राज्य की सीमा थे उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि भू राजस्व के लिए एक नया पद्धति का शुरुआत किया। भू राजस्व के एक नया पद्धति का शुरुआत किया, इजारे क्या बोलते हैं इसको, इजारेदारी सिस्टम पद्धति। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य लक्ष्य यही था कि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेकर के अधिक से अधिक राजस्व वसूला जाए, अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो इन्होंने भू राजस्व का एक नया पद्धति का शुरुआत किया जिसको कहते हैं इजारेदारी पद्धति। इस पद्धति में क्या होता था कि अब कंपनी का अधिकारी किसानों से राजस्व वसूलने के बजाय इन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति राजस्व वसूलने का जो अधिकार दे दिया गया ये ठेका पे दे दिया गया। अधिकार ठेके पर दे दिया। ठेके पर दे दिया यानी कि जो व्यक्ति कंपनी को सबसे ज्यादा पैसा देगा उस व्यक्ति को बंगाल प्रांत के राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो इस तरह की पद्धति का शुरुआत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। इस पद्धति की कई तरह की खामियां भी देखने को मिलता है जब हम भू राजस्व पद्धति में सुधार के बारे में या किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो पॉलिसी बदलते हैं उनके संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो हम इजारेदारी सिस्टम के विषय में वहां जानेंगे कि इस व्यवस्था से फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण काम किया गया था किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स ही पहला व्यक्ति थे जो बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बने थे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होता है वो कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अब हम बंगाल के या फिर जो दूसरे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके संबंध में समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में समझते हैं। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये वारेन हेस्टिंग्स के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और इसका जो समय काल होता है ये होता है 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक। देखिए ये वारेन हेस्टिंग्स क्यों सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल में से एक है? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले ये जो अमेरिका में जिस समय अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था उस समय
ये वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के या फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में अपना काम दिया था। यानी कि इन्होंने अमेरिका युद्ध का नेतृत्व किया था। अमेरिका युद्ध का नेतृत्व ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में नेतृत्व किया था ब्रिटेन के ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका की जीत होती है और जो ब्रिटेन है उसका हार हो जाता है, पर कॉर्नवालिस ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सैनिक भूमिका निभाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन चाहते थे कि भारत का गवर्नर जनरल एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो सैनिक रूप से भी बहुत अच्छे हो, यानी कि उनके पास सैन्य नेतृत्व करने की भी कौशल हो, साथ में प्रशासनिक नेतृत्व करने की भी कौशल हो। तो वारेन हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ काम हुआ, उनमें से एक तो न्यायिक सुधार सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि इसके समय में न्यायिक सुधार किस तरीके से हुआ था। सबसे पहले इसके समय में एक चीज हुआ था, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, इस न्यायिक सुधार में क्या हुआ था कि 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता आया था। कॉर्नवालिस संहिता आया। और इस कॉर्नवालिस संहिता में क्या हुआ कि जो कलेक्टर के पास न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले लिया गया। इसके बाद क्या हो गया कि जो जिला कलेक्टर होता था उसके पास उस समय कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां ले लिया। फौजदारी शक्तियां ले लिया गया। कलेक्टर से, यानी कि कलेक्टर के पास अब केवल और केवल प्रशासनिक शक्ति था। उसका मेन काम था जिले के प्रशासन को देखना, जिले के प्रशासन को सही तरीके से चलाना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये कि न्यायिक क्षेत्र में सुधार करने का इन्होंने प्रयास किया और कॉर्नवालिस संहिता लेकर के आया। इसके समय में भू राजस्व से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर हम इनके समय में देखें तो भू राजस्व के लिए इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किया। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के शुरुआत इन्होंने किया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का शुरुआत किया। और इस समय पे कॉर्नवालिस के समय पे तो कई सारे युद्ध तो चल ही रहा था। मैसूर के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध चल रहा था और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इसके पास सैन्य अनुभव बहुत ज्यादा था। ये अमेरिका में जो ब्रिटिश सेना है उसका नेतृत्व किया था। इस वजह से भी कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल उस परिस्थिति में बनाया गया जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य को विस्तार करने में लगे हुए थे। भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहे थे। इस परिस्थिति में भी कॉर्नवालिस को इसीलिए भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं और जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड वेलेस्ली। हमने पिछले वीडियो में लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में खूब पढ़े हैं क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ही पहला व्यक्ति था जो भारत में सहायक संधि की शुरुआत करते हैं, सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत करते हैं और सब्सिडरी अलायंस के द्वारा कई भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसके बाद कौन गवर्नर जनरल बनते हैं? लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल को देखें तो इनका कार्यकाल शुरू होता है 1798 ईस्वी में
और 1798 से लेकर के ये 1805 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने योगदान दिया। और सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य में से एक था, या इसके सिद्धांत को करें, इन्होंने सहायक संधि का शुरुआत किया। सहायक संधि का शुरुआत। और देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल ऐसे समय में है जब यूरोप में नेपोलियन का उत्थान हो रहा था। इस वजह से लॉर्ड वेलेस्ली को भारत भेजा गया था कि ये अधिक से अधिक भारतीय राज्यों पर सहायक संधि लागू करें और सहायक संधि के द्वारा जो भारतीय राज्य हैं उन पर एक शर्त ये आरोपित कर दे कि वो राज्य किसी भी यूरोपीय देश के साथ संबंध नहीं बनाएगा, किसी भी यूरोपीय नागरिक को अपने यहाँ सैन्य सेवा में नहीं रहने देगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत के गवर्नर जनरल बन के आए तो इसका मेन फोकस यही था कि वो जो फ्रांसीसियों का प्रभाव है भारत में और जो नेपोलियन का उत्थान हो रहा था यूरोप में, उस चीज से ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में जो उन्होंने भारत को बना करके रखा था, इसकी रक्षा किस तरीके से किया जाए। और इसके साथ इन्होंने एक और काम किया था कि 1800 ईस्वी में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना किया था जिसको कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया कई कार्यों में से एक कार्य ये भी है कि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। अब हम जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे वो है विलियम बेंटिक। हम मेन रूप से उन्हीं गवर्नर जनरल का बात करेंगे इस वीडियो में जिनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य निर्माण में। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल जो भारत में रहा था वो 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी के बीच रहा। पर देखिए, सबसे पहले तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अपना योगदान दिया और फिर क्या होता है कि ये भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो इन्होंने योगदान दिया वो समय था 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। पर जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, भारत के अधिकांश हिस्से को जब अपने अधीन कर लिया, तो इस देश के लिए जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ब्रिटिश अधिकारी होता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहना उचित नहीं समझा। तो इस पद का नाम बदल करके अब क्या कर दिया जाता है, 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर देता है। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये 1833 ईस्वी से लेकर के 1835 ईस्वी तक जो अपना योगदान दिया, ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में दिया। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने योगदान दिया। इस तरीके से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका भी आंसर होगा कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर ये पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका भी कौन आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा विलियम बेंटिक। क्योंकि 1833 ईस्वी में जो ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी भारत में होता था, उसका नाम बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले जो ब्रिटिश व्यक्ति थे या ब्रिटिश अधिकारी थे, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब हम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कई कार्य हुए, उन कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं।
अगर हम इनके कार्य को समझें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या क्या कार्य हुआ, तो सबसे पहला जो कार्य इन्होंने किया, ये सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत, इन्होंने कानून बना करके क्या किया कि सती प्रथा को अंत कर दिया। कब? 1835 ईस्वी में। हालांकि ये खुद नहीं किया, जब भारत की तरफ से खास करके 1835 नहीं, 1829 में राजा राम मोहन राय, भारत के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के कहने पर या सहयोग से इन्होंने भारत में सती प्रथा को अंत कर दिया। सती प्रथा क्या होता था? सती प्रथा जो भारत के हिंदू समाज है, इसमें प्रचलित एक तरह की बहुत ही कुप्रथा था, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती थी, यानी कि उसके पति मर जाता था, तो उस स्त्री को उसके पति के चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इस तरह की प्रथा भारतीय समाज में उस समय बहुत ज्यादा फैला हुआ था। इस चीज को खत्म करने के लिए कई भारतीय समाज सुधारक इस समय पे काम भी करते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो है राजा राम मोहन राय की। जब हम भारत में समाज सुधारकों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम राजा राम मोहन राय के कार्यों को समझेंगे, तो वहां पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। पर अभी इतना समझ लीजिए कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का पालन करना एक कानूनी अपराध बना दिया गया, और इस तरीके से भारतीय समाज सुधार में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके बाद जो भारत में एक ठगी प्रथा बहुत ज्यादा था, व्यापारियों से ठगी बहुत ज्यादा ठगा जाता था, तो इन्होंने कर्नल सलीमैन के नेतृत्व में एक टीम गठन किया, और कर्नल सलीमैन ने क्या किया कि ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या की प्रचलन बहुत ज्यादा था। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया। यानी कि अगर किसी बच्ची का जन्म होता था और वो अगर लड़की होती थी, बालिका होती थी, तो उसको बचपन में ही मार दिया जाता था उनके परिवार वालों के द्वारा। और इस तरह की जो कुप्रथा थी भारतीय समाज में, उसको समाप्त करने में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ साथ इन्होंने मानव बलि प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया। प्रथा को अंत किया। तो इस तरीके से विलियम बेंटिक कई कार्य किए भारतीय समाज के सुधार करने के लिए, और इसलिए विलियम बेंटिक को जाना जाता है। अब हम समझते हैं लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि 1833 ईस्वी के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किस तरीके से काम किया, इसका कार्यकाल क्या रहा है, हम उस चीज को समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है, इसका कार्यकाल 1848 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच है। और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कई काम किया गया था। इनमें सबसे पहले तो हमने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बता ही दिए। इनके द्वारा अगर हम कार्य को समझे तो साम्राज्य निर्माण के लिए इन्होंने जो एक नीति लाया था, साम्राज्य विस्तार के लिए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम रूप से साम्राज्य विस्तार हुआ था, वो सबसे ज्यादा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए एक पॉलिसी लेकर के आया था, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा कई भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर लिया।
जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल है ये एक और चीज के लिए जाना जाता है। इसके समय में कई आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय टेलीग्राफ का जनक भी कहा जाता है। भारतीय टेलीग्राफ का जनक के रूप में भी जाना जाता है। टेलीग्राफ क्या होता था? सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए ये एक साधन था जिसमें कि बहुत कम समय लगता था। और 1857 की जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश कंपनी को टेलीग्राफ ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इन्होंने भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत की, यानी कि सूचना के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। उसके बाद रेलवे की स्थापना, या पहली जो रेल चली थी वो इसी के कार्यकाल में चला था। इन्होंने जो भारत में रेल पटरी लगाए या फिर रेलवे की शुरुआत किया था, वो इसलिए किया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में वृद्धि हो सके और सेना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में मदद मिल सके। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो रेलवे स्थापित किया, क्या ये भारत के आधुनिकीकरण के लिए किया था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को आसान करने के लिए किया था? हालांकि इससे भारतीयों को भी लाभ हुआ, भारत के लोग भी रेलवे से परिचित हुए, पर इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सामानों को किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, किस तरीके से भारतीय भूभाग पर नियंत्रण अच्छे तरीके से स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये पद्धति लाया गया था। और उसके बाद इसका फेमस जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति है वो तो है ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे 1856 तक, और इनमें जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।